नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं अनीता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नोएडा स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का सफर और आपको सबसे पहले एशियन मार्केट के बारे में बताएंगे। क्या रहा बाजार, किस तरह से कारोबार चल रहा है। उसके बाद पूजा आपको यूएस मार्केट का अपडेट देंगी। साथ ही एफआईडीआई पर भी बात करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। और कमोडिटी मार्केट, साथ ही ब्रोकरेज भी होंगे, स्टॉक एंड न्यूज़ की भी हम बात करेंगे। बहुत कुछ हमारे पास, लेकिन सबसे पहले शुरुआत एशिया मार्केट से करते हैं। तो एशिया बाजारों की अगर बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी करीब 30 अंक गिरकर 19,700 के पास है। और चीन और हांगकांग के बाजारों में तो तेजी नजर आ रही है, लेकिन जापान और कोरिया के बाजार जो हैं वो दबाव में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, क्योंकि चीन ने प्रॉपर्टी मार्केट को सपोर्ट देने का जो अनाउंसमेंट किया है, जो वादा किया है, उसको लेकर के मिला जुला कारोबार यहां पर नजर आ रहा है। तो फिलहाल एशिया बाजारों का कारोबार सपाट नजर आ रहा है, कुछ मिला जुला असर भी नजर आ रहा है, लेकिन जापान कोरिया यहां दबाव में नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं पूजा का यूएस अपडेट के लिए। पूजा, यूएस मार्केट में किस तरह का कारोबार नजर आया? बिल्कुल, वहाँ से अच्छे संकेत आ रहे हैं। और कल हमने देखा कि आज से फेड बैठक शुरू हो चुकी होगी और कल उस पर फैसला भी आएगा। उसके पहले हमने देखा कि यूएस के मार्केट में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था। और फरवरी 2022 के बाद हमने देखा कि डाउ जोन्स अपने ऊपरी स्तर पे बंद हुआ, करीब 0.5% की तेजी, 180 अंक उससे ज़्यादा की तेजी थी डाउ जोन्स में। नैस्डैक और S&P 500 में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो डाउ जोन्स में तेजी का दौर लगातार जारी है और यहाँ पर अनुमान से अच्छे नतीजे जो आ रहे हैं, अर्निंग सीजन जो है वो भी अच्छा है, उसका भी एक सपोर्ट यहाँ पर अमेरिकी बाजार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ और भी डेटा यहाँ पर निकल कर आए हैं। अगर जुलाई S&P मैन्युफैक्चरिंग PMI की बात करें तो वो 46.3% से बढ़कर 49 पर आई है। तो वहां पर रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन सर्विसेज PMI में हल्का दबाव देखने को मिला। तो काफी मिले जुड़े आंकड़े आए। और अगर बिजनेस फ्रंट पर बात करें तो हल्का धीमापन देखने को मिल रहा है। इस आंकड़े को देखते हुए अब फेड की बैठक भी काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फेड भी कहीं ना कहीं चाह रहा है कि मंदी की सिचुएशंस में ना जाएं। और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को भी काबू करने पर फोकस बना हुआ है फेड का, जिसका कि असर अब धीरे धीरे इकोनॉमी पर नजर भी आ रहा है। अब माना जा रहा है, तमाम एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि अब जो बैठक होने वाली, यानी कि कल जो आउटकम आएगा, उसमें 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि वो आखिरी बढ़ोतरी हो। हालांकि फेड बार बार ये कह रहा है कि डेटा पॉइंट्स पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे जैसे डेटा आएंगे उनके फैसले डेटा ड्रिवन देखने को मिलेंगे। लेकिन 98% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि कल फेड की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। और हो सकता है, ज्यादातर जानकारी मांग के चल रहे हैं कि हो सकता है कि आखिरी बढ़त देखने को मिले और उसके बाद फेड एक लंबे समय तक पॉज, यानी कि ब्याज दरों को होल्ड करने का भी निर्णय ले सकता है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की बैठक हो रही है। इस बीच बैंक ऑफ जापान, ECB की भी बैठक होगी, जिसमें कि गुरुवार को फैसला आएगा और वहां पर भी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो इस वक्त दुनिया भर की जो नजर है वो सेंट्रल बैंकों की बैठक पर टिकी हुई है। और वहां पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि किस तरह की कॉमेंट्री आ रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और वो इस पूरे हफ्ते आने वाले समय में बाजार की चाल तय कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले कुछ दिन। और इस बीच नतीजे भी काफी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। अब आज जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल मोटर्स और वेरिजॉन के नतीजे आएंगे। और बाजार बंद होने के बाद अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी। तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हीरो के बाजार में भी हमने देखा काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिला और वहां पर भी एक बिजनेस ग्रोथ जो थी, एक धीमापन नजर आया। और 6 महीने के निचले स्तर पर यूके PMI सर्विसेज के आंकड़े नजर आ रहे हैं। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो कच्चा तेल में काफी बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है, वहां पर तेजी बनी हुई है। एक तरफ सप्लाई की भी चिंता है, जिससे कि कच्चा तेल अब 3 महीने के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। कल हमने आपको बताया था कि रूस यूक्रेन के बीच भी अब टेंशन बढ़ती जा रही है। और इस बीच चीन भी एक राहत पैकेज के ऐलान करने की बात
की जा रही है वहां से भी डिमांड बढ़ सकती है। तो सप्लाई डिमांड का फैक्टर यहाँ पर प्ले आउट कर रहा है। सप्लाई में कमी है, डिमांड बढ़ रही है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल में एक तेजी जारी है और अब $80 के पार तो निकल ही चुका था, अब $82 पर आ चुका है, उसके पार निकल चुका और 3 महीने के ऊपरी स्तर पर कच्चा तेल इस वक्त कारोबार कर रहा है। इसका असर कल हमने यूएस गैसोलीन फ्यूचर्स में भी देखा, जिसकी वजह से एनर्जी स्टॉक्स चले। इसका इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों में भी बिल्कुल दिखेगा। इसके अलावा अगर बॉन्ड मार्केट्स और सोने पर नजर डालें तो यूएस 10 ईयर यील्ड्स 3.87% के पास हैं और क्योंकि डॉलर में जो तेजी हम देख रहे हैं उसके चलते सोने पे हल्का दबाव है। तो अब ओवरऑल नजर है फेड की बैठक पर और वो आने वाले समय में कमोडिटी और कच्चे तेल की चाल जो है वो तय करते हुए नजर आएगी। तो फिलहाल अगर संकेत देखें तो काफी मिले जुले क्यूज मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एक बार हम एफआईएस और डीआईएस के भी आंकड़े आपके सामने रखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा नजर आ रहा है। एफआईएस की तरफ से बात करें तो कैश मार्केट में बहुत ही मामूली 80 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है नेट। और डीआईएस की बात करें तो 935 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है डीआईएस की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में 315 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 11,300 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईएस की तरफ से। तो चलिए इन तमाम क्यूज को कैसे समझना चाहिए, स्पेशली एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं, ये भी हम समझेंगे। आगे हम बाजार पर रणनीति पर भी बात करेंगे। हमारे साथ डिम्पी कारोरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ये बात करने के लिए कि आज के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होंगे। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। अगर आप पिछले 2 दिन से मार्केट्स को देख रहे हैं तो हमने एक बार थोड़ा आपके सामने क्लियर भी किया था कि अनवाइंडिंग का प्रेशर मार्केट्स को परेशान कर रहा है। ये अनवाइंडिंग हो रही है क्योंकि एक्सपायरी भी है और दूसरा अर्निंग्स आ रही हैं और अर्निंग्स में जैसे बड़े नंबर्स आते हैं अगर वो डिसअपॉइंटिंग रहते हैं तो पूरे बाजार का मूड खराब होता है, जैसे कि इन्फोसिस ने किया, जैसे कि रिलायंस ने किया काफी हद तक। तो इसलिए बाजार अभी भी उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। रेंज का ना तो ब्रेक डाउन हुआ है ना ही ब्रेकआउट हुआ है। एक्चुअली में निफ्टी के अंदर जब तक 19,600-500 की रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक इस मोमेंटम को हम फेज आउट हो जाएगा, इसको कहना भी थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, अब हम थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस को पक्का कर रहे हैं जो कि 19,800 और 20,000 की रेंज के अंदर है। ये अगर 2-3 बार और ब्रेक नहीं हुआ और बाजार यहाँ से अगर फिसला तो फिर गिरावट हो सकता है 500-600 पॉइंट की आपको निफ्टी पे और आती हुई दिखे, बट वो शायद एक्सपायरी के बाद ही होगी। अभी एक्सपायरी 27 तारीख को है तो उससे पहले हो जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात, अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो 46,000 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट टाइम तो इसको 40,000 बचाया था। अगर आप कल का फॉल भी देखेंगे तो हम 40,000 के इर्द गिर्द हैं, 45,900 समथिंग पे बंद हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी अभी भी क्रिटिकल रोल अपनाने के मूड में है। अगर ये ब्रेक करता है 45,800 को तो ये निफ्टी पे भी प्रेशर बनाएगा और अगर ये 45,800 को ब्रेक नहीं करता और 40,000 के जितना ऊपर टिकेगा ये निफ्टी की भी हेल्प करेगा अपने सपोर्ट्स को बचाने के लिए। इसलिए इंडाइसिस से बहुत ज्यादा उम्मीद ना कीजिए। एक्सपायरी के बेसिस पे आप इसके अंदर एक मोमेंटम छोटा सा ही देखेंगे। 100-150 पॉइंट का मूव होगा निफ्टी के अंदर और करीब 500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी के अंदर होगा। कोशिश कीजिए कि अर्निंग्स वाले शेयर्स पकड़िए, ऑप्शन से थोड़ा दूर रहिए। और दूसरा, अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, अपनी चर्निंग करना चाहते हैं पोर्टफोलियोज की, उसके लिए बेस्ट समय हो सकता है। इंडेक्स से फिलहाल अभी एक रेंज में काम करने की उम्मीद है। 26 तारीख का एक तो फेड का ट्रिगर भी है, शायद उसकी वजह से भी बाजार एक रेंज में आपको काम करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो 100 से 150 पॉइंट्स की रेंज रहेगी। हम अब एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं जुलाई सीरीज की, लेकिन उसके पहले ज़्यादा कुछ बड़ा एक्शन यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और ऑप्शन ट्रेडर्स अभी भी संभल के चले, थोड़ा सतर्क रहें। लेकिन इस मार्केट को ट्रेड करना चाहिए या नहीं और ट्रेडिंग के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं बाजार पर रणनीति सुझाने के लिए। आदित्य गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। क्या राय देंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड लेने के लिए या फिर अभी अवॉइड करें? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। अवॉइड करना चाहूंगा पूजा, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है मार्केट में। ट्रेंड लार्जर टर्म ट्रेंड मैं कहूँगा कि अभी भी बुलिश है, लेकिन एक इंटरमीडिएट करेक्शन जरूर है मार्केट में। अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंसेस बिल्डअप हुआ है मार्केट में, बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी में, जिसके चलते हमने 2 दिन प्रॉफिट बुकिंग देखी है। लेवल समझ लेते हैं पहले। इमीडिएट सपोर्ट लेवल निफ्टी पे 19,650 से 19,600 का रहेगा। अगर हम ऑप्शंस डेटा की बात करें तो पुट में भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा वहीं बिल्डअप है 19,600 से 19,650 पे। तो ये
समझ में आ रहा है कि मार्केट का सपोर्ट इमीडिएट 650-600 पे रहेगा और ऊपर में हर्डल 19,800 से 19,700 का रेजिस्टेंस है। अगर 19,700 के ऊपर आज मार्केट ट्रेड करने लगता है कंसिस्टेंटली स्पॉट लेवल्स पे, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं 19,650 का स्टॉप लॉस लगा के, और मार्केट 19,850 से 19,900 के बीच में आपको कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखेगा। और अगर मार्केट 19,650 ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट आपको 19,600 से 19,500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एक रेंज में रहेगा मार्केट, मुझे लग रहा है डाउन साइड 19,500 और ऊपर 19,900 का एक रेजिस्टेंस है। और मार्केट में थोड़ा सा वॉलिटिलिटी आ सकती है, तो सैवी ट्रेडर्स के लिए सही रहेगा इंडेक्स पे ट्रेड करना। अगर आप बहुत ज्यादा सैवी ट्रेडर नहीं है तो अवॉइड करें इंडेक्स में ट्रेड करना। बिल्कुल आदित्य, और आज की रणनीति क्या है? पिक्स कौन कौन से हैं आज के? तो एक बाय और एक सेल कॉल के साथ जाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा अनसर्टिनिटी है मार्केट में, तो बाय रिकमेंडेशन के लिए HAL मैंने पिकअप किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बहुत ही शानदार मोमेंटम है स्टॉक में। एक अच्छे अपमूव के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में गया था और अब वापस एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है हमें स्टॉक में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें, टारगेट रहेगा 4,100 का, स्टॉप लॉस लगा नीचे 3,750 का। दूसरा स्टॉक रिकमेंडेशन सेल करेगा पूजा अपोलो टायर के स्टॉक पे। हमने काफी एक अच्छी तेजी के बाद अब उसमें मोमेंटम लॉस होता हुआ कुछ नजर आ रहा है, और जैसा कि मैंने कहा नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बिल्डअप हो रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन पे वॉल्यूम्स पे सेलिंग दिखी थी हमें, तो शॉर्ट करना चाहूंगा स्टॉक को करंट लेवल्स पे। टारगेट रहेगा 396 का, स्टॉप लॉस लग रहा है 426 का। तो HAL और अपोलो टायर्स आज की रणनीति सुझा रहे हैं आदित्य अग्रवाल। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की। तो कल कौन कौन से नतीजे आए और उनका क्या असर नजर आने वाला है, इसकी जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी शरद का। गुड मॉर्निंग शरद, जानना चाहेंगे कल कौन कौन से नतीजे आए और किस तरह के रहे नतीजे? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है ऑफकोर्स हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील के। लार्जली जो है हम कह सकते हैं इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू अबव एस्टिमेट्स है, मार्जिन हालांकि बिलो है, एबिटा इनलाइन है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टीवी नरेंद्र है उनको जो रीअपॉइंट कर दिया MD और CEO अगले 5 साल के लिए। आरती सर्फेक्टेंट्स के जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और यहाँ पे मार्जिन्स में भी देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 270 बेसिस पॉइंट्स का जंप देखने मिला है। स्पंदना स्फूर्ति के भी जो नंबर्स की बात करें तो डिसबर्समेंट से AUM में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया है। NI में भी एक अच्छी मूवमेंट आई है और कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है, और एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आया। तो आरती सर्फेक्टेंट्स और स्पंदना स्फूर्ति के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। चेन्नई पेट्रोकेम के जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और जो DCM श्रीराम है वहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट लगभग 80% गिर गया है, और रेवेन्यू भी जो है नेगेटिव में देखने मिली है। तो ये ओवरऑल कह सकते हैं आरती सर्फेक्टेंट्स और स्पंदना स्फूर्ति के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, और DCM श्रीराम के वीक नंबर्स आए हैं टाटा स्टील को छोड़ के, जहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। बिल्कुल शरद, जानना चाहेंगे आज कौन कौन से नतीजे आने वाले हैं? जी बिल्कुल, आज जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट नतीजे आने वाले हैं FNO स्पेस से भी, और आपका ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मेन बोर्ड पे जैसे कि L&T है, एशियन पेंट्स है, ऐसे बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं जो आज आने वाले हैं। लेकिन आज फोकस करते हैं खबर वाले शेयर्स पे। तो सबसे पहले मारुति है, यहाँ पे उन्होंने रिकॉल करने वाले लगभग 88,000 व्हीकल्स एस्प्रेसो और इको वाली जो सेगमेंट है उसमें लेके। अब ये जो है मैन्युफैक्चर हुए 5 जुलाई 2021 से लेके 15 फरवरी 2023 तक उनके मॉडल्स की रिकॉल हो रही है। तो लगभग अमाउंट 88,000 यूनिट्स का है, यानी कि व्हीकल्स का है। L&T के लिए बड़ा दिन है आज, शेयर बाईबैक का और स्पेशल डिविडेंड का विचार किया जाएगा, और ये कंपनी का पहला बाईबैक होने वाला है। और जेम फाइनेंशियल एस्टिमेट करें कि जो बाईबैक अमाउंट है वो लगभग 10,000 करोड़ का हो। SGVN को जो है स्टॉक में एक अच्छी रैली भी देखने मिल रही है, और अब एक और 5 प्रोजेक्ट का जो है अलॉटमेंट आया है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पे इन्वेस्टमेंट 50,000 करोड़ की रहेगी। तो स्टॉक में जो है अच्छी तेज़ी ऑलरेडी देखने मिल रही है। टोरेंट पावर जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है फोरे कर अब EV चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगाना शुरू करेंगे, और वो 2 व्हीलर्स के लिए रहने वाली है। पावर ग्रिड ने जो है कमीशन की है अपनी राजस्थान की ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। और इसके अलावा एस्ट्राजेनेका फार्मा को जो परमिशन आ गई है इंपोर्ट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के लिए, डायबिटीज़ की ड्रग के लिए। इसका मतलब बाहर से वो इंपोर्ट कर सकते हैं आपके डायबिटीज़ की ड्रग, और ये परमिशन आई है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। रिलायंस ने भी जो है करार किया है ब्रुकफील्ड इंफ्रा और डिजिटल रियलिटी के साथ भारत के डेटा सेंटर बिजनेस के लिए। वेदांता ने भी जो है बयान दिया है कि गवर्नमेंट कंसिडर करिए नई एप्लीकेशन उनके सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए, और कंपनी ने जो है फाइल भी कर दिया है उनकी एप्लीकेशन।
एजेंसी से खबर आ रही है डीएलएफ फोकस में रहेगा, जहां पे वो डेवलप करने वाले लगभग 35 लाख स्क्वायर फुट अंधेरी वेस्ट के मार्केट जो मुंबई में है, और जो ओवरऑल है इस प्रोजेक्ट में 400 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट देखने मिलेगा। जेके पेपर की बात करें तो एक नया जो सेटअप कर रहा है प्लांट, अब ये ऑफकोर्स पल्प का प्लांट है पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इसमें 650 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब इन्वेस्टमेंट में दो तरफ से फंडिंग होगी, एक इंटरनल एक्रूअल से होगी कंपनी के कैश लेवल से, और दूसरा जो है एक्सटर्नल फंडिंग भी रहेगा। उषा मार्टिन स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, प्रमोटर्स भी बाई कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और फंड है 16th स्ट्रीट एशियन जेम्स फंड, उन्होंने अपनी जो है 16.5 लाख की शेयर्स की एक्विजिशन की है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की आम ने जो है एक पहला फेज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का केमिकल्स का महाराष्ट्र में शुरू कर दिया है। वही अगर कमीशंस के जो ट्रेंड बताएं कि प्लांट्स कमीशनिंग हो रही है, तो यहाँ पे बीसीएल इंडस्ट्री भी जो है, हालांकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, वो अपनी इथेनॉल एक्सपेंशन जो डिस्टिलरी का उनका बिजनेस है वहाँ पे भी उन्होंने कमीशन कर दी है। इसका कैपेक्स लगभग 220 करोड़ का है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपके कमिटमेंट में देखने मिल रही है, प्लान्स की कैपेक्स के अनाउंसमेंट्स हो रही है, एंड ओवरऑल अर्निंग्स भी अभी ओवरऑल मिक्स सेट देखने मिल रहा है, एटलीस्ट ब्रॉड बेस में। बिल्कुल, तो शरद ने बताया कि कौन कौन से शेयर आज खबरों में बने रहने वाले हैं। बहुत सारी खबरें हैं जिन पर नज़र बनाए रखना होगा। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेजेस हाउसेस की। तो कहाँ है नज़र, बताएंगी वामाक्षी। जी वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आईटीसी के साथ। कल ये स्टॉक फोकस में था क्योंकि होटल बिजनेस का डीमर्जर कंपनी ने अनाउंस किया था, और ओवरऑल आज भी फोकस में रहेगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि होटल बिजनेस अपना खुद का ग्रोथ पाथ चार्ट करेगा। उनका कहना है कि कैपिटल एलोकेशन को लेकर जो कंसर्न्स थे मीडियम टर्म पर लेकर, तो ये कंसर्न्स भी हटते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने करंटली होटल बिजनेस को वैल्यू किया है 17,400 करोड़ पर, जो वैल्यूएशन मल्टीपल अगर हम देखें तो 5.6 टाइम्स पर आता है FY25 EV टू सेल्स रेशियो के हिसाब से, और ये इंडियन होटल्स के सेम रेशियो के हिसाब से काफ़ी कम है। इंडियन होटल्स का रेशियो है 8 टाइम्स। ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। आईटीसी पर टारगेट प्राइस दिया है 474 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा टाटा स्टील, ये दिग्गज निफ्टी कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए थे कर सीएलएसए की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है टारगेट प्राइस 125 के साथ, और मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की राय आ रही है। लार्जली सीएलएसए का कहना है कि ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस अनुमान के मुताबिक रहा है, और एक्सेप्शनल आइटम्स के चलते प्रॉफिटेबिलिटी को एक अच्छा सपोर्ट मिल गया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि स्टैंडअलोन ईबिटा अनुमान से मजबूत आया है बेटर रियलाइजेशंस के चलते, मगर कंसोलिडेटेड ईबिटा हालांकि अनुमान से कमज़ोर आया है क्योंकि वीकर ट्रेंड्स नजर आ रहे थे यूरोपियन कारोबार में। तो लार्जली इसी के चलते टाटा स्टील हमारे रेडार पर। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स भी फोकस में रहेगा कंपनी के नतीजों के बल पर। जेफरीज का कहना है कि एक नया हाई क्रिएट किया है क्वार्टरली परफॉर्मेंस के मुताबिक। अगर हम देखें इंडिया का जो 2 व्हीलर वॉल्यूम्स है वहाँ पर रिकवरी नज़र आ रही है, और एक्सपोर्ट्स भी बॉटम आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल उनका कहना है कि टीवीएस एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियरी रहेगा डिमांड रिवाइवल दोनों ही डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में। तो ओवरऑल इसी के चलते जेफरीज ने अपने खरीदारी की राय को ज़रूर बरकरार रखा है टीवीएस मोटर्स पर। टारगेट प्राइस दिया है 1550 प्रति शेयर का। इसके अलावा डीएलएफ भी हमारे रेडार पर है। सीएलएसए ने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से आउट परफॉर्म की राय दी है, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने स्लाइटली बढ़ाया है 540 से 547 तक। जेफरीज की तरफ से भी खरीदारी की राय आ रही है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस 510 से बढ़ाकर 570 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। लार्जली सीएलएसए का कहना है कि हाउसिंग डिमांड में मोमेंटम अभी भी जारी है। मजबूत लॉन्च पाइपलाइन कंपनी की तरफ से नज़र आ रहा है सेकेंड हाफ में। ओवरऑल नॉन एसईजी ऑफिस का जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत है, मगर एसईजी ऑफिस को लेकर थोड़े से कंसर्न नज़र आ रहे हैं। जेफरीज का कहना है कि Q1 परफॉर्मेंस म्यूटेड था प्री सेल्स फ्रंट पर, मगर लार्ज लॉन्चेस प्लान्ड आउट है सेकेंड हाफ में। तो लार्जली इसी के चलते डीएलएफ हमारे रेडार पर। आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ ऑटो शेयरों पर। एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि 2 व्हीलर की जो डिमांड है वो आगे चलते सस्टेन होती हुई नज़र आ रही है। रिकवरी नज़र आ रही है, अनएक्सपेक्टेड रिकवरी नज़र आ रही है एंट्री सेगमेंट्स में। और ओवरऑल अगर हम देखें, उन्हें 2 व्हीलर स्पेस ज़रूर पसंद है, मगर वो टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प को अब पसंद करते हैं। बजाज ऑटो पर उन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से
होल्ड की राय पर इन्होंने डाउनग्रेड किया है, मगर हीरो मोटोकॉर्प पर एक काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है उन्होंने। होल्ड की राय से खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी 3000 से बढ़ाकर 3700 कर दिया है। आयशर मोटर्स पर होल्ड की राय इनकी तरफ से आ रही है और टीवीएस पर खरीदारी की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 1500 के साथ। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस जो आपके रेडार पर रहने चाहिए। बिल्कुल, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं ऑटो कंपनियों को लेकर और इसके अलावा नतीजों पर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जिसका कि आज इम्पैक्ट दिखेगा इन स्टॉक्स पर। अब आगे बढ़ते हुए क्विकली बात करते हैं कि कमोडिटी मार्केट में क्या करें। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए टी नाउ स्वदेश को। पहले तो कच्चे तेल पर राय दीजिए, क्या करें, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, 3 महीने के ऊपरी स्तर पर लेवल्स आ गए। अगर किसी को तेज़ी के लिए ट्रेड लेना हो तो क्या अभी भी समय है? जी बिल्कुल, यहाँ पे लगातार एक अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इन्वेंट्रीज की भी अब थोड़ी सी ड्रॉप डाउन होने की उम्मीद है। और दूसरी चीज है कि चाइना बहुत एग्रेसिवली यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, तो कुछ रीजंस हैं यहाँ पे, जैसे कि कच्चा तेल अपसाइड जा रहा है, अभी भी यहाँ पे बाइंग मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो 64.25 के लेवल पे एक बार बाइंग करनी चाहिए, टारगेट 6500 का होगा। स्टॉप लॉस 6380 का लगा के चल सकते हैं और ग्रेजुअली प्राइसेस जो है एक बार 6550 की तरफ भी जा सकता है। तो डिप से बाइंग की ही सजेशन रहेगी यहाँ पे क्रूड ऑयल में। गोल्ड के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही मेटल के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या करें? गोल्ड में कल हम लोगों ने एक अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ देखा है और फेड से पहले एक नर्वसनेस है। 3 यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मीटिंग शेड्यूल है, तो मेरे ख्याल से सेंट्रल बैंक की मीटिंग शेड्यूल है, तो एक नर्वसनेस है बुलियन काउंटर में। यहाँ पे आज थोड़ा सा गैप अप अगर होता है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में वो दिखा रहा है, तो 59,150 के करीब मैं सेलिंग एडवाइस करूंगी। मुझे लग रहा है प्राइस नीचे की तरफ इजिली यहाँ पे 58,800 58,900 के करीब जा सकता है, उसको टारगेट रखें। स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,275 का। साथ में सिल्वर में भी मुझे लग रहा है कि सिल्वर में तो कल 800 से ज्यादा पॉइंट का यहाँ पे एक फॉल आया था, लेकिन आज के दिन भी ये फॉल कंटिन्यू हो सकता है। तो इस कमोडिटी में भी मेरी यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। नीचे की तरफ प्राइसेस अगर लग रहा है कि एमसीएक्स सिल्वर में बात की जाए तो 73,500 की तरफ नीचे की तरफ प्राइसेस आ सकते हैं। ओके, वरना एक और सवाल होगा आपसे। अब आज से फेड की बैठक भी शुरू हो रही है और कल उस पर फैसला भी आ जाएगा, उसके पहले क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं आप कमेंट्री से, और क्या कुछ नज़र रखनी चाहिए इस बार जो फेड की बैठक होगी उसमें? जी, एक चीज तो काफी इम्पोर्टेंट है कि इतना तो अब डिस्काउंट हो रहा है कि यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट एक हाइक जो है वो होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट को उम्मीद है कि वो एक पॉज की तरफ इंडिकेशंस देंगे कि यहाँ पे एक पॉज होना चाहिए। अगर वो इंडिकेशंस नहीं आते तो मार्केट में फिर नर्वसनेस होगी। अगर उन्होंने इंडिकेशन दिया कि 1 मोर हाइक इज एक्सपेक्टेड, तब मुझे लग रहा है कि कमोडिटी हो चाहे इक्विटी हो, एक यहाँ पे जोल्ट आएगा और यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। खासकर अगर देखा जाए तो बेस मेटल काउंटर जो है वो इसका विक्टिम होगा और वहां से हम एक फॉल आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चाइना का बहुत बुरा हाल है और बेस मेटल में बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के चलना होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर इन्होंने बोला कि इस हाइक के बाद भी एक हाइक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड देखने को मिलेगा। करीब करीब यहाँ पे 102.5 से 103 का लेवल तब एक्सपेक्टेड हो जाएगा। इन दैट केस अगर डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे बढ़त आती है तो पूरा कमोडिटी काउंटर हो या इक्विटी हो, वहां पे एक प्रेशर देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। देखना होगा कि फेड आगे किस तरह का रुख लेती है और उसका असर फिर डॉलर इंडेक्स पर देखने को मिल सकता है। वंदना, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसका पूरा एनालिसिस करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्विकली और इक्विटी मार्केट में कहाँ ट्रेड ले ये आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स आनी है उसमें कोलगेट पाल्मोलिव पर खरीदारी करने की राय। कल भी आखिरी कुछ घंटों में यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। 1920 के टारगेट के लिए आप नज़र रख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1860 का। और न्यू इंडिया एश्योरेंस यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय है। 132 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 121 का। और सुबह जब आदित्य हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी 2 स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय दी है। HAL में खरीदारी करने की राय दी है। 4100 के लेवल्स देख रहे हैं HAL में। और अपोलो टायर में बिकवाली करने की राय है। यहाँ पर 416 के आसपास आप बिकवाली कर सकते हैं। 396 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 426 का।
तो लगभग सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय है अपोलो टायर्स को छोड़कर। यहाँ पर सेल ट्रेड सुझा रहे थे आदित्य। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको दिखा देते हैं कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी चाहिए। तब तक के लिए मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।